हारे दिल। इस कलम निदा हुसैन। किस नंबर 47। ज़िंदगी की दौड़ में इंसान जितना भी भाग ले, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। ज़ीनिया को भी अपना हाल कुछ ऐसा ही लगता था। गांव में एक मोअज़्ज़ज़ उस्तानी की हैसियत रखने वाली ज़ीनिया शाह, जिसकी मर्ज़ी के बिना हवेली में कोई काम नहीं होता था, पर तन्हाई मिलते ही खुद को नामुकम्मल सा महसूस करती। अभी भी वो अपनी ही सोचों से पीछा छुड़ाते परीछे की नासाज तबीयत का पूछने आई थी कि दरवाजे के बाहर ही रुक गई, जहाँ परी की बेबस आवाज़ इसके दुख का पता दे रही थी। मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? निया रोते हुए परीछे से ज़िद करने लगी। बेटा, आप मेरी इतनी प्यारी बेटी हो, फिर ज़िद क्यों कर रही हो? हम ऐसा करें कि आपके सब फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे आपकी बर्थडे पर, बहुत मज़ा आएगा। परनिया की ज़िद थी कि इस बार इसके बर्थडे पर इसके बाबा को बुलाया जाए, तभी वो अपना बर्थडे मनाएगी, और यही बात मानना परीछे के लिए दुश्वार था। काश कि वो अपनी लाडो की ये ख्वाहिश पूरी कर पाती। और जब मेरी सब फ्रेंड्स पूछेंगी कि निया, तुम्हारे बाबा क्यों नहीं आए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? लहजे में अभी 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 भी आंसुओं की आमेज़िश महसूस हो रही थी। बेटा, बाबा नहीं आ सकते, वो जॉब पे होते हैं ना। आपके दानी बाबा ने बताया था ना आपको। अपनी आंखों में जमा होते आंसुओं को पीछे धकेलती परीक्षे ने इसको समझाना चाहा। सबके बाबा वापस भी तो आते हैं ना, मेरे बाबा क्यों नहीं आते? आप इन्हें बुलाएं। निया को समझाना परीक्षे को सबसे मुश्किल लगता। सिर्फ एक आयशा ही थी जो जाने कैसे इसे राम कर लेती थी। बेटा, मैं कैसे? परीक्षे अपनी बेबसी पे रो पड़ी। इस वक्त उसे शाह शिद्दत से याद आया। काश कि वो शाह को इतना टीस ना करती कि वो ऐसा कदम उठाता और सबसे दूर ना होता। बब्बा को कॉल करें, मुझे अपने बाबा से बात करनी है। मैंने एक बार भी इनसे बात नहीं की। परनिया ने परीक्षे का फ़ोन उठाते दानियाल को कॉल मिलाई, जिसे परीक्षे ने एकदम से काट दी। परनिया, मैं आपको बहुत प्यारी सी डोल ला कर दूंगी। अपने आंसू साफ करते परीक्षे ने उसे प्यार से मनाया। परी जानती थी कि अगर दानियाल के कानों तक परनिया के रोने की आवाज़ पहुंच गई तो इसने ना वक्त देखना है और ना ही हालात। फ़ौरन गांव के लिए निकल खड़े होना है। नहीं, मुझे बाबा चाहिए और कुछ नहीं। रो रो कर निया की आवाज़ भारी हो गई थी, पर इसने रोना बंद नहीं किया। आप हर बार प्रॉमिस करती हैं और फिर तोड़ देती हैं। आखिर मेरे पापा कहाँ हैं जो हम इनसे मिलने नहीं जा सकते? वो तो मेरी किसी बर्थडे पर भी नहीं आते। सबके पास पापा होते हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। निया की तड़पती आवाज़ ज़ीनिया को दरवाजे के बाहर तक आसानी से सुनाई दे रही थी। दिल पे और बोझ महसूस करती ज़ीनिया दरवाजे से ही वापस मुड़ गई। डैड, मैं बहुत परेशान हूँ। हाथ में शॉपिंग बैग्स उठाए फरगाम को खामोशी के साथ चलते अपने लखते जिगर की आवाज़ सुनाई दी। खैरियत है बेटा जी, आप किस चीज़ से परेशान हो? फरगाम ने प्यार से पूछा। आपकी वाइफ से। रैक में लगे टॉयज़ को चेक करती हुरैन की तरफ देखते हारिब ने कहा। सेम हेयर, नेवर माइंड। एक चीज़ के लिए पूरा मॉल छानने वाली हुरैन की आदत से तो फरगाम भी बहुत परेशान था। फरगाम, तुम ही कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लूँ निया के लिए? हुरैन को जब काफ़ी देर तक कुछ समझ ही ना आया तो अपने से कुछ दूर बातें करते बाप बेटे को देख हुरैन ने आवाज़ दी। कुर्सी ले लें हाथ पाँव बांधने के लिए, हारिब ने गिलस कर कहा। हारिब, आप मुझसे कुछ कह रहे हो? हारिब का मुंह हुरैन की तरफ ही था, पर उसे सिर्फ उसके हिलते होंठ नजर आए। मामा, आप फ्रोज़न वाली ड्रेस ले लें, प्यारी लगेगी इस पे। हारिब ने जल्दी से अपनी जान छुड़ाई। अगर हुरैन को असल बात मालूम हो जाती तो क्या पता वो अभी गिलास लेने खड़ी हो जाती। रियली? हारिब की बात पे फरहान ने बड़ी चिताती नज़रों से हारिब को देखा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि हारिब ने निया के बारे में ही कहा है। उफ़, मैं भी ना पूरा माल छान मारा गिफ्ट के चक्कर में। ड्रेस का ख्याल ही नहीं रहा, वो ले लेती। हुरैन सर पे हाथ मारती लिफ्ट की तरफ मुड़ गई। नोट अगेन डैड। 1 घंटा लगा कर भी हुरैन को गिफ्ट पसंद नहीं आया था अब, और 1 और घंटा ड्रेस पर लगाने वाली थी, जिसे सोचकर हारिब की थकन और बढ़ गई थी। हुरैन बेटा, आप लोग जल्दी नहीं आ गए? 4 घंटे बाद अल्लाह अल्लाह करके इनकी वापसी हुई थी। तभी अपने दोनों लाडलों को सोफे पर ढेर होता देख हारून मलिक ने शरारती अंदाज में अपनी बहू से पूछा। बस बाबा जानी, इन दोनों बाप बेटे ने जल्दी जल्दी की रट लगाई हुई थी। हुरैन की बात पे फरगाम और हारिब ने एक दूसरे को सदमे से देखा। 4 घंटे भी अभी जल्दी थे? हमारा शहजादा क्या देगा हमारी शहजादी को? हुरैन ने सभी की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट हारून मलिक और फ़ाखरा मलिक को दिखाए, जिनमें हारिब का गिफ्ट नहीं था। वो मेरे लिए इतनी ख़ास नहीं कि मैं अलग से गिफ्ट दूँ उसे। मोबाइल पर गेम खेलते हारिब ने नखराते हुए जवाब दिया। ओहो, यानी कि कोई ख़ास है ज़रूर। हारून मलिक ने प्यार से अपने इस नखरीले पोते को छेड़ा। ये क्या बात हुई बेटा, आप
किसी की बर्थडे पे जा रहे हो तो गिफ्ट तो बनता है ना। हुरैन के उस चेहरे पे गुस्सा देख फ़ाखरा मलिक ने फ़ौरन से कहा, गिफ्ट तो मैं दूंगा और वो भी बहुत अच्छा सा। हारिब खुराफाती दिमाग में कुछ सोचकर मुस्कुराया। हारिब, मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें पहले ही कि वहाँ पे कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। हारिब के चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट देख हुरैन समझ गई कि इसने ज़रूर कुछ करने का सोचा हुआ है। हारिब बेटा, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े रहते हो? मत तंग किया करो इसे। निया बहुत कम ही यहाँ आती थी, पर जब भी आती हारिब इसे खूब तंग करता। दादो, मम वो कोई बेचारी मासूम सी बच्ची नहीं है, आफत है पूरी। जानती है ना उसने मेरे बर्थडे पे मुझे कितना मारा था, वो भी अपना दिया गिफ्ट वापस लेने के लिए। हारिब को वो टाइम नहीं भूलता था जब निया के गिफ्ट मांगने पर हारिब ने मना कर दिया था। बदले में निया ने जो सबके सामने इसकी दुर्गत बनाई, वो आज भी हारिब के दिमाग के पन्नों पर ताज़ा थी। और आप उससे मासूम कह रही हैं? मासूम तो मिन्हा जैसी बच्चियां होती हैं, पोलाइट एंड इनोसेंट। हारिब को मिन्हा बहुत अच्छी लगती थी, खासकर इसके बात करने का अंदाज। किसी से अपनी चीज़ भी वापस देनी होती तो इतने मासूमाना अंदाज में बोलती कि सामने वाला चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर पाता। बट निया, आई हेट हर। हारिब का दास इतना बेसाख्ता और हकारत लिए हुए था कि सबको कुछ पल के लिए सांप सूख गया। हारिब, कंट्रोल योरसेल्फ, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई बकवास ना सुनूं। हुरैन तो बस जिस होती वॉकआउट कर गई, लेकिन फरगाब की झड़क हारिब की आंखों के किनारे ज़रूर लाल कर गए। ऐसा बहुत कब होता था कि फरगाब हारिब को कुछ कहता, पर जब कभी गुस्सा आता तो इसकी आवाज़ ही हारिब के आंसू निकाल देते थे। दिल छोटा नहीं करते मेरा शेर, भूल जाओ इस बात को। हारिब का सुर्ख चेहरा देख फ़ौरन से दादा दादी के लाड शुरू हो गए। दादू, अगर आज के बाद आपने उसे शहज़ादी कहा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। दादा को वार्न करता हारिब धप-धप करता सीढ़ियाँ चढ़ गया। हेलो, अदन शाह स्पीकिंग। अदन अयान को ढूंढता इसके कमरे में आया तो बजते हुए मोबाइल की आवाज़ सुनता उसे रिसीव कर बैठा। अयान को फ़ोन दो। स्पीकर से जानी पहचानी आवाज़ उभरी जिसे अदन पहचान नहीं पाया। आप कौन बात कर रहे हैं? अदन को लगा कि शायद अयान का कोई दोस्त है, इसीलिए बराए बात पूछ बैठा। आप अयान को इनका फ़ोन दें। स्पीकर से उभरने वाली आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। पहले आप मुझे बताएं, फिर मैं आजू को फ़ोन दूंगा। अदन जिद करने वाला बच्चा नहीं था, पर ना जाने क्यों इस बात पर अड़ गया। यू इडियट, तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं कि किसी का फ़ोन बिना इसकी परमिशन के नहीं उठाते। फ़ोन की दूसरी तरफ कोई ज़ोर से चीखा, यू लिसन मिस्टर, आपके मम्मा पापा ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई? यार अद्दी, मेरे मोबाइल पे आप किससे इतना मिसबिहेव कर रहे हो? अयान जो किसी काम से बाहर जा रहा था, मोबाइल घर पर ही भूलने की वजह से वापस पलट आया, लेकिन अपने कमरे में अदन को मोबाइल पे किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करता देख हैरत से देख उसे टोकने लगा। आचू, आपका कोई फ्रेंड इतना अनमैनर्ड भी हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अयान के हाथ पे मोबाइल पटकते गुस्से का इजहार करता कमरे से वॉकआउट कर गया। अद्दी यार बात तो सुनो। अयान हैरत से मोबाइल और जाते हुए अद्दी को देखता रह गया। हेलो, अयान स्पीकिंग। कुछ ना समझते अयान ने मोबाइल कान से लगाया। कहाँ दफा था तू? आग लगा दे अपने इस मोबाइल को जो तेरे बजाय हर ऐरे गैरे के हाथ में होता है। स्पीकर से उभरने वाली आवाज़ ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ए खबरदार, जो तूने उसे कुछ कहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, और मेरी हर चीज़ पे उसका हक है। अमान को अदन के बारे में उल्टा सीधा बोलते देख अयान चीखा, भाड़ में जा तू और तेरा ये दोस्त। जरा जो तमीज़ सीखी हो इसने अपने बाप से, बिल्कुल अपने बाप जैसा है हुक्म चलाने वाला। इस बात से अनजान कि वो अपने ही बेटे को बुरा कह रहा है, गुस्से में जो मुंह में आया बोलता गया। अयान आज तक अदन को शामिर के बेटे के हवाले से जानता था, ना तो इसने पूछा और ना ही कभी अयान ने क्लियर करने की कोशिश की। हाँ, पर जब भी अमान जीनिया के बारे में कुछ पूछना चाह रहा होता तो अयान सब बात को पलट देता। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, गया तो वो अपने बाप पर ही है। अमान के गुस्से में बंद हुए फ़ोन को देखते अयान दिल में सोचता मुस्कुरा दिया। मिसेस, क्या मुझ बेचारे को कमरे में आने की इजाज़त है या नहीं? कमरे में झांकते दानियाल की मिन्नत भरी आवाज़ उभरी। दानियाल प्लीज़, फजूल में मुझे तंग ना करें। महर ने दानियाल को कमरे के दरवाजे पर खड़े मुस्कुराता देख नाराज़गी जाहिर की। यानी अब हमारी बातें फजूल सी होती हैं। महर के सामने आते दानियाल ने बेयकीनी भरी नज़रों से अपनी प्यारी सी बीवी बेगम को देखा, जो इस बात पे इससे नाराज़ हो गई थी जिसमें इस बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी। अपने दानियाल पे यकीन नहीं है क्या? वो खुद मेरे पास आई थी और वो फ़ौरन है। यार इनके लिए ये मा मामूली बात है।
महर और दानियाल गांव जाने की तैयारियां करते मॉल में खरीदारी में मसरूफ थे कि एक अल्ट्रा मॉडर्न सी लड़की दानियाल से मिलने खड़ी हो गई। महर को दानियाल को रोकने पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि इसके वालेहाना अंदाज और मिलाप पर एतराज़ था। ऐसे चिपक कर मिल रही थी जैसे कोई बिछड़ी हुई माँ बच्चे से मिले। आप उसे रोक रोक भी तो सकते थे ना। महर का मूड शाम से इसी बात पर ख़राब था कि दानियाल ने इसे रोका क्यों नहीं, जबकि महर साथ मौजूद थी। मैडम जी अभी रोका ही था, वरना वो गाल के बजाय सीधा इससे पहले कि दानियाल इससे आगे कुछ कहता, महर ने इसके होठों पर हाथ रखते उसे खामोश कर दिया। बहुत बेशर्म हो गए हैं आप। महर को सुनकर ही शर्म आ गई। भला कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है? आप जो इतनी शरीफ हो गई हैं। महर को खुद से करीब करता दानियाल इसके नाराज़ चेहरे पे प्यार भरी बरसात करता मनाने लगा। लो हमारा अलार्म बज गया। ओह बाबा की जान चुप हो जाओ। हाइम दानियाल और महर की प्यार भरी निशानी जो बकौल दानियाल की इसे अपनी बात के साथ मसरूफ़ होता देख अपना अलार्म बजाना शुरू कर देता था। हेलो माय लव, कैसी है आप? महर को हाइम को खामोश कराता देख दानियाल को एकदम दिया को कॉल करने का ख्याल आया। आज सारा दिन इससे बात करने का टाइम ही नहीं मिला था। बब्बा आपने मेरे बर्थडे का गिफ्ट ले लिया? दानियाल को लगा कि वो गिफ्ट के लिए एक्साइटेड है, इसीलिए पूछ रही है। अभी लिया तो नहीं है, कुछ स्पेशल आपको चाहिए तो हुक्म करे प्रिंसेस। दानियाल ने इसके रोआत से लहजे पे गौर ही नहीं किया। मुझे गिफ्ट में बाबा चाहिए। निया की बात से दानियाल सन्नाटे में घिर गया। आखिर इसने मांगा ही वो गिफ्ट था जो इसके बस में नहीं था। निया मेरी जान, आप रो क्यों रही हो? निया को सिसकारी भरता देख दानियाल को सेकंड लगा ये जानने में कि वो रो रही है। मुझे नहीं पता, मुझे बाबा ला कर दे। ना मेरे बाबा आते हैं और ना ही अद्दी के। आप और चाचू आचू भी तो हमारे पास हो। फिर इन दोनों की जॉब क्यों इतनी दूर है? परीक्षा सुबह से इसे समझा समझा कर थक गई थी, पर वो निया ही क्या जो समझ जाए। अच्छा आप पहले चुप हो, रोते नहीं हैं इस तरह। दानियाल जो रिलैक्स अंदाज में लेटा हुआ था उसको रोता देख उठकर बैठ गया। नहीं मैं नहीं चुप होंगी और ना ही कुछ खाऊंगी। मुझे मेरे बाबा ला कर दें, मेरी कोई इनसे बात भी नहीं करवाता। निया की थकी थकी आवाज़ जाहिर कर रही थी कि वो काफ़ी देर से रो रही है। निया मेरी जान, आपके बाबा आप आपके बाबा का दिल इतना मजबूत नहीं कि वो आप और अद्दी के आंसू सह सके। दानियाल को अपनी ही आवाज़ कपकपाती हुई महसूस हुई। निया जानू, आप इस तरह तंग करोगी अपने बाबा को? अगर इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो कैसे आएंगे आपके पास? बहर को दानियाल की हालत देखकर इतनी तो समझ आ गई थी कि ज़रूर निया ने किसी बात को लेकर रोना पिटना डाला हुआ है। तभी दानियाल एकदम से परेशान नजर आ रही है, इसीलिए मोबाइल थामते उसे समझाने लगी। बब्बा की तबीयत क्या हुआ है मेरे बब्बा को? निया जो शामिर से बात कराने की ज़िद किए जा रही थी, दानियाल की तबीयत की खराबी का सुनकर परेशानी से बोली। आप रो रही हो, खाना नहीं खा रही तो आपके पापा भी नहीं खाएंगे और मेडिसिन भी नहीं लेंगे, तब तो इनकी तबीयत ख़राब होगी ना जानू। महर ने अपने ही अंदाज में इसे समझाया। नहीं आनी, बब्बा को कहें ठीक ठीक और जल्दी जल्दी मेरे पास आएँ। मैं अब ज़िद नहीं करूँगी। शामिर को तो वो सिर्फ तस्वीरों की हद तक जानती थी, पर दानियाल इसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता था। एक वही तो था जो शाहमीर की कमी पूरी कर दिया करता, जिसकी मौजूदगी निया को शफ़क़त भरी महसूस होती थी। इसे कुछ हो निया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए फ़ौरन से ज़िद छोड़ दी। खाना भी खाएंगे ना आप? दानियाल ने महर से फ़ोन लेते फ़ौरन से कहा। थोड़ा सा खा लूँगी, आपकी खातिर, पर दिल नहीं कर रहा। आप जल्दी से आ जाओ। निया ने वादा करते फ़ोन बंद किया। क्यों चैंप, एंजॉय कर रहे हो? हारिब की मौजूदगी के बावजूद गाड़ी में इतनी खामोशी पर फरहान ने उसे बातों में लगाना चाहा। दर हकीकत हारिब हारून मलिक और फाखरा के साथ शारजा इनके कज़न भाई के घर जाना चाहता था। बकौल इसके गाँव भी कोई जानने की जगह है? हर तरफ गंदे मंदे बच्चे, धूल मिट्टी, आखिर वहाँ एंजॉयमेंट की कोई वजह मौजूद नहीं थी। पर इस बार हुरैन ने उसकी एक न चलने दी और अब वो मुंह फुलाए ख़राब मूड से गाड़ी का सफ़र कर रहा था। बहुत। बाप की आंखों में शरारत देखकर हारिब ने तिरछी नज़रों से उन्हें देखा। पता नहीं किस पे चला गया। बेटे की तरफ से इतना ठंडा रिएक्शन देखकर फरगाम ने अपने साथ बैठी 7 माह के नाइल को फीडर पिलाती अपने शरीके हयात को छेड़ा। फरगाम को कॉलेज लाइफ से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर इसके साथ एक मसला था, वो खामोशी से सफ़र नहीं कर सकता था। मेरी तरफ देखकर क्या कह रही हो? तुम्हारा बेटा तुम पे ही गया है। फरगाम की आंखों का मतलब समझकर हुरैन ने फ़ौरन से कहा, ये सही है बेगम, अच्छी आदत हो तो मेरा बेटा मेरे जैसा है, और कोई बुराई देखो तो फ़ौरन बाप पर इल्ज़ाम डाल दो। हुरैन की आदत थी, जब भी हारिब की कोई तारीफ़ करता हुरैन खुद को क्रेडिट देना नहीं भूलती थी। मानी मैं इतने टाइम के बाद अपने मैके जा रही हूँ और तुम मेरा मूड मुसलसल ख़राब करने पर तुले हो। हुरैन ने हारिब पे आया गुस्सा फरगाम पे निकाला, जो इसकी किसी बात का हूँ हाँ के अलावा जवाब नहीं दे रहा था। इतने टाइम बाद? और वो जो हर हफ्ते दानियाल भाई के घर भागी जाती थी, वो क्या वो मैका नहीं है? बकौल हुरैन के 6 दिन ससुराल में रहकर एक दिन मैके गुजारने पर कोई हर्ज नहीं। मानी तुम ना बहुत बुरे हो। फरगाम को मुसलसल चिढ़ाते देख हुरैन ने
इसके शोल्डर पर एक मुक्का मारा। अब क्या करें, बुरों के साथ बुरा तो बनना पड़ता है ना जान। एक हाथ से ड्राइव करते दूसरे से हुरैन के चेहरे पे आई लटों से उसे अपनी ओर खींचा। ओ प्लीज़ डैड, पब्लिकली रोमांस अलाउ नहीं है, सो प्लीज़ कीप डिस्टेंस। हारिब का मूड तो पहले ही ऑफ था, ऊपर से माँ बाप को अपने से लापरवाही बरतता देख किलस कर रह गया। आहा, हम तो रूम में भी लाड नहीं हमें तो रूम में भी अलाउ नहीं है। बैक मिरर से बेटे का नाराज चेहरा देख फरगाम ने सर आ भरते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। दूर से ही गांव के लहलहाते खेत नजर आना शुरू हो गए थे। ये कार तो अली चाचू की लग रही है डैड। गेट से अंदर जाते ही उन्हें सामने ब्लैक ऑडी नजर आई, जिसे देखते ही हारिब खुशी से उछल पड़ा। अली तू यहाँ? फरगाम की करोला को साइड पर पार्क होता देख अली समेत सभी गाड़ी के पास ही रुक गए। यार तुम लोगों ने यहाँ आना था तो बता देते, साथ में आते एंजॉय करते हुए एक दूसरे से बगल गिर होते फरगाम ने कहा। अली और फरगाम की मुलाकात अब काफ़ी दिनों बाद होती थी। वो बैचलर टाइम गुजर गया जब वो रोज़ मिला करते। मुलाकात तो अब सिर्फ फ़ोन तक महदूद होकर रह गई थी। फरगाम, हमें तो आयशा ने बुलवाया था कॉल करके। हुरैन की तरफ देखते मिनहाल ने फरगाम से कहा, निया की बर्थडे के लिए तुम भी इनवाइटेड हो? हुरैन को हैरत हुई। अभी परसों ही तो जीनी और आयशा से इसकी बात हुई थी। उन्होंने तो मिनाल को बुलाने के मुतालिक कोई बात नहीं की थी। बर्थडे नहीं यार, हम तो परी की वजह से आए हैं। इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ना, तो सोचा मिल आएँ। यहाँ आने से पहले अली का इरादा तो था कि वो हुरैन को समझाए, पर मनाल ने उसे मना कर दिया था। इसीलिए उसने फरगाम तक को अपने गाँव जाने के मुतालिक नहीं बताया था। क्या हुआ है परी को, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? हुरैन सुनते साथ ही बेसाख्ता बोली, सलाम बीबी जी। हुरैन की आमद से सभी बेखबर थे, इसीलिए इसकी आमद पर हलचल सी मच गई। जो परीशे की ख़राब तबीयत का सुनते ही तेज़ी से शामिर के कमरे की तरफ चल पड़ी थी। परी कैसी है, क्या हुआ है उसे? मैंने सुबह कॉल की थी, तुम में से किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? पहला सामना ही इसका खुर्शीदा से हुआ, जो बकौल हुरैन के काफ़ी बातूनी मिजाज रखती थी। बाज़ औक़ात वो बातें भी बोल जाती जिसको किसी से छुपाना मकसूद होता। वो बीबी हूरी अपने कमरे के बाहर हुरैन की आवाज़ सुनते परीक्षी अपने शक को दूर करती जल्दी से बाहर आई। भला हुरैन और इससे मिलने आए? इसने तो सलाम दुआ तक लेना छोड़ दिया था। सलाम के जवाब पर खामोशी से सर हिला देती, लेकिन परनिया के लिए वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। शाहमीर के अरेस्ट होने के बाद अकबर शाह और अफजल शाह ने इस बच्ची को हवेली में रखने की सख्त मुखालफत की। इस वक्त परीक्षे की अपनी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो खुद को डिफेंड कर पाई। इस बच्ची इस नन्ही सी जान के लिए कैसे लड़ती? तब हुरैन ही थी जिसने परीक्षे का दरपर्दा साथ दिया और बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट में वल्दियत के खाने में शाहमीर का नाम इंदराज करवाया। परी कैसी हो तुम, तुम्हारी तबीयत? हुरैन कुछ कहती अचानक ही रुक गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ हूर। हुरैन की बेसाख्तगी और फिर एकदम से खुद पर जबर करना परीक्षे से पोशीदा ना रहा। मेरी स्ट्रॉन्ग सी दोस्त जानता था, जैसी छोड़कर जा रहा हूँ वैसे ही मिलेगी मुझे। फरगाम ने एक मुखलिस दोस्त और भाई की तरह इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। लोग तो कहते हैं मैं वो परी रही नहीं, लेकिन तुम तो कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही हूँ। लाइट क्रीम कलर के कदर के प्रिंटेड सूट, वूल की शाल सर को कवर करके कंधे पे डाले सोबर सा अंदाजे गुफ्तगू, ये इनकी परी नहीं थी जो बिना बताए घर आने पर एक्साइटेड होने से पहले एक लेक्चर देती, जिसके फेस एक्सप्रेशन दोस्तों से बात करते हुए भी तीखे ही होते थे। ये तो कोई और ही परी थी जिसकी आंखों में किसी का इंतज़ार दिखाई देता था। हाउ इंटरेस्टिंग, मुझे लगा था कि निया मेरी कज़न है सिर्फ, पर निया की मम्मा, मिन्हा की मम्मा और मेरे डैड आपस में फ्रेंड्स हैं। वाओ ग्रेट। हारिब, जिसका मूड मिन्हा और राफे को देखकर ठीक हो गया था, अपने सामने ग्रेसफुल सी लेडी जिनको इसकी ममानी होने का शर्फ हासिल था, पहले ही बार देखकर मुतासिर हो गया। हुरैन और मिनाल की ड्रेसिंग एलिगेंट क्लास के हिसाब से थोड़ी सी मोड होती थी, जिन्हें ग्रेसफुल नहीं कहा जा सकता था, जबकि महर, आयशा और जीनिया की ड्रेसिंग यूनिक स्टाइल लिए होती। हारिब ने पहली बार कोई ऐसी लेडी देखी जिसने खुद को पूरा कवर किया हुआ था। रोंग हैंडसम बॉय। परीक्षा हारिब को बस पिक्चर्स की हद तक जानती थी, क्योंकि वो फरगाम का बेटा था, इसीलिए उसे अंदाज़ा था कि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा। आपकी मम्मा और मिन्हा के पापा भी हमारे फ्रेंड्स हैं। 5 साल बाद अपने ग्रुप को इकट्ठा देख परीक्षे को अपने पूरे जिस्म में एक खुशी की लहर गर्दिश करती महसूस हुई। परी खाला, मेरा शेर कैसे हो? मिनाल से मिलते परीक्षे की नज़र इसके पीछे छुपकर देखते इस मासूम से बच्चे पर पड़ी जिसका बचपन परीक्षे के हाथों में गुजरा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अब टेंशन को 1 2 3 गो कह दें। राफे की बात पर परी के कमरे में मौजूद सभी हंस पड़े। परीक्षे को मुस्कुराता देख जीनिया और आयशा को अपना प्लान कामयाब होता दिखाई दिया। डैड, आप सभी फ्रेंड्स हैं या निया के डैड भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं? बाय द वे, वो कहाँ हैं? मैंने उन्हें और अदन के डैड को कभी देखा नहीं। क्या वो आज अपनी बेटी के बर्थडे पर भी नहीं आएंगे? बात से बात निकालने की इस आदत से फरगाम और हुरैन तो वैसे ही बहुत परेशान रहते थे, पर इस वक्त हारिब की जुबान की रफ्तार ने फरगाम को घुमा कर रख दिया। दिल
तो किया कि एक लगा दे। राफे ने जितनी जितनी जल्दी सबके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरी थी, हारिफ की बात ने इतनी ही तेजी में सबको वापस अपनी जोन में ला खड़ा किया था। आप नहीं लाई ना मेरे बाबा को? सिर्फ एक बार कोई मेरी इनसे बात करवा दे, ओनली वन टाइम प्लीज़। पर्दे गल बनी निया अपने इर्द गिर्द मुस्कुराते चेहरों में शामिर का चेहरा ना पाकर सिसक उठी। निया बेटा, दनियाल की आंखों में आंसू की चमक देख परीशे ने उसके गले लगी निया को अलग करते समझाना चाहा। मम्मा, मैं बाबा से सिर्फ ये कहूँगी कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ जल्दी। मम्मा, आप रो रही हैं? रात का न जाने कौन सा पहर था जब अदन की आंख खुली। जीनिया को बिस्तर पे ना पाकर अदन ने कमरे में नज़र दौड़ाई। सोफे पे पाँव फैलाकर सर टिकाए बैठी जीनिया को देख अदन फ़ौरन से इसके पास आया। अदन मेरी जान, आई एम सॉरी, अपनी माँ को माफ़ कर दो। जीनिया को अदन से की गई हर एक ज़्यादती याद आई, जिसमें सबसे बड़ी उसके बाप को इसकी मौजूदगी से बेखबर रखना था। मम्मा डोंट क्राई। माँ के आंसू पोंछते अदन की अपनी आंखें भीग गईं। माँ से सारे शिकवे, सारी नाराज़गियाँ इन्हें आंसुओं में बह गईं। आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अदन का लहजा एक अच्छे दोस्त के जैसा था, जो हर परेशानी का जल्द से जल्द हल निकाल लाए। आपकी मम्मा बहुत बुरी है ना? हर वक्त आपको डांटती रहती हैं? अदन के प्यार से बाल बिखेरते जीनिया ने उसे अपने पास बिठाते सब कुछ बताने का फैसला किया। नो मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आज ही कहती हैं आप मुझे मेरे भले के लिए डांटती हो, इसलिए मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए आपने मुझे बिना पापा के पाला है। आपके लिए बहुत टफ होगा ना ये सब, और मैं जब छोटा सा था तो आपको बहुत सताता था। जीनिया गंग हुई अदन के फराटे भरती जुबान देख कर रह गई। इसका हैरत में जकड़ जाना अपने धीमे मिजाज बेटे का तेजी में बोलना नहीं, बल्कि वो बातें थी जो डर से जीनिया ने उसे नहीं बताई थी, पर वो बाखबर लग रहा था। आई नो, वो आपको छोड़कर चले गए थे, मुझे आजी ने सब बताया। उन्हें गुस्सा था ना आप पर? सर को शर्मिंदगी से झुकाए वो किसी बड़े की तरह जीनिया का कपकपाता हाथ बोलने के साथ साथ हिला भी रहा था। वो कहीं से भी अमान शाह का बेटा नहीं लगता था, ना तो वो इसकी तरह जिद्दी था और ना ही जल्दबाज। शायद इसने अयान और दानियाल का मिजाज चुरा लिया था, आखिर उन्हीं के हाथों में पल बढ़ रहा था। आप अब भी अपनी मम्मा को बुरा नहीं समझते? उन्होंने आपके पापा को आपसे दूर रखा। जीनिया को लगा शायद वो माँ का दिल रखना चाह रहा है। बाप तो करीब है नहीं, जो है वो इसे नाराज़ नहीं करना चाहता। नो मम्मा, वो आपका और पापा का मैटर है, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं। और वैसे भी आपने इन्हें यहाँ आने से मना तो नहीं किया था। वो आ सकते थे, पर उनकी मर्ज़ी। मैं उनसे तो नाराज़ हो सकता हूँ, पर आपसे नहीं। माँ के चेहरे पे बोसा देता अदन आज बहुत खुश था। आज उसे अपनी मम्मा भी निया की मम्मा जैसी लग रही थी, उससे हर एक बात शेयर करने वाली, उसे प्यार से अपने गले लगाने वाली। वो दिन भी दूर नहीं जब उसकी मम्मा भी सब बच्चों की मम्मा जैसा उसके साथ हंसे खेलेंगी, और इस दिन वो इनको बताएगा कि ज़िंदगी पढ़ाई पढ़ाई की बोरिंग रूटीन से हटकर भी गुजारी जा सकती है। मिसेस इतनी सुबह सुबह उठ गई कि अपने मैके में नींद उड़ गई है तुम्हारी? फरगाम की आंख चेहरे पर पड़ती सूरज की रोशनी से खुली थी। इसने खिड़की में हुरैन को खड़ा पाया। कुछ सफ़र की थकान और कुछ नहीं जगा फरगाम को सोते सोते सुबह हो गई थी। नींद से भरी आंखों से खिड़की से आती रोशनी और अपने शरीके हयात को खा जाने वाली नज़रों से देखा। हूर यार, तुम्हारा मसला क्या? तुम रो क्यों रही हो? हूर, कुछ हुआ है क्या? फरगाम, जो अभी कुछ देर और सोना चाहता था, हुरैन को खिड़की से हटाने का इरादा करता उसके पास आया। मानी, प्लीज़ भाई को ले आओ किसी भी तरह, चाहे एक दिन, एक घंटे के लिए ही क्यों ना हो। फरगाम का इतना सा पूछना था कि हुरैन, जो काफ़ी देर से खुद पर कंट्रोल कर रही थी, फूट फूट कर रो दी। हूर, पागल हो गई हो क्या? फरगाम के तो हाथ पाँव ही फूल गए। एक नज़र बेड पर सोए अपने दोनों अफलातूनों और दूसरी दूसरी अनलॉक दरवाजे पर डाली। शामिर को कत्ल के केस में 8 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हुरैन ने तो इन गुजरे 5 सालों में कभी शामिर से मिलने तक का नहीं कहा, पर अब ऐसी जिद करना फरगाम की समझ से बाहर था। मानी, मुझसे निया का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने देखा ना रात वो दानियाल भाई के गले लगे कैसे बिलक रही थी, और परीशे उसको बेबसी मार डालेगी। मानी, प्लीज़ कुछ करो। कल रात परनिया की बर्थडे सबने खूब जोश से मनाई। बच्चे बड़े सभी मिलकर हाल कमरे को डेकोरेट करने में लगे हुए थे। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा कमरा, चहकते बच्चे और मुस्कुराते माँ बाप। ये हवेली आज से 5 साल पहले का मंजर पेश कर रही थी। शहजादी बड़ी परनिया मुस्कुराहट सजाते हर एक से मिलती उस एक चेहरे को ढूंढ रही थी, जिसके आने की आज उसे आस थी, पर इसकी आस नाउम्मीदी में ढल गई। केक काटते न जाने निया को क्या हुआ कि इसने शामिर से बात करने की जिद पकड़ ली, जो कि किसी के बस में नहीं थी। दानियाल के गले लगकर इसका रोना सबको ही रुला गया। इस वक्त तो हुरैन ने उसे प्यार से समझा बुझाकर केक कटवाया, पर रात से हुरैन को एक पल सुकून न आया। रिलैक्स हूर, सब ठीक हो जाएगा। सिंगल सोफे पर उसे बैठाते फरगाम ने पानी का भरा गिलास
उसके होंठों से लगाया। कैसे ठीक होगा ये सब मानी, थक गई हूँ मैं और कितना बर्दाश्त करूँ। मेरा भाई इस जुर्म की सज़ा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। हमीदा आंटी परी का दुख लिए चल बसी। बड़े पापा, दाद इलाही दादो ये सब भाई की आस लगाए बैठे हैं। और अब ये बच्चे किस किस को संभालूं मानी। हुरैन को खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। फरगाम के कंधे से लगी जब्त खो बैठी। हूर परी से अपना रवैया ठीक कर लो। इसकी आंखों में पछतावों ने डेरा जमा लिया है। अंकल इसकी बदनामी के खौफ से मर गए और हमीदा आंटी इसकी गृहस्थी को बर्बाद होता देख। क्या ये गम इसके लिए कम है जो तुम उसे अपनी नाराज़गी का गम दे रही हो। हुरैन के आंसू पोंछते फरगाम ने उसका दिल परीछे की तरफ से साफ करना चाहा। और फिर ये सोचे 3 साल बाद और फिर ये सोचो 3 साल बाद शामिर भाई को क्या जवाब दोगी कि तुम शाह की परी का ख्याल नहीं रख पाई। इस वक्त सिर्फ फरगाम के जहन में हारून मलिक की बात घूम रही थी जो उन्होंने उससे यहाँ आने से पहले की थी। फरगाम मलिक, जानते हो एक अच्छा शौहर कौन होता है? वो जो अपनी बीवी को गुनाह से बचाए। रोक लो अपनी बीवी को, कहीं परी से उसकी नाराज़गी गुनाह में ना शुमार कर दी जाए। मानी, शाह की परी कहने पर हुरैन को हैरत का झटका लगा। शामिर जब भी परी के नाम पर अपना हक जताता, फरगाम गुस्से में खोल कर रह जाता। बकौल फरगाम के सरदार शामिर किस मुंह से परीशे के नाम पर हक जताता है जिसका नाम इसी की खातिर जर्द आम होकर रह गया था। तुम्हारी इन निगाहों की हैरानगी को समझ रहा हूँ मैं हूर। बहुत बुरा लगता था शामिर भाई के मुंह से शाह की परी कहना, पर यह हकीकत है। परीशे की यहाँ मौजूदगी इसकी आंखों में भाई के इंतजार ने उनके इस जुमले को सच साबित कर दिया है। सबके खुशबाश चेहरे देख फरगाम को परीशे की आंखें एक गहरे दुख में मुब्तला कर दिया करती थी। उस इसमें कोई शक नहीं कि फरगाम ने परीशे को हमेशा बहनों वाला मान दिया और एक भाई की तरह वो भी अपनी इस बहन की ज़िंदगी में खुशियों की वापसी की उम्मीद लिए हुए था। शाह प्लीज़ अब तो लौट आओ, तन्हा होकर रह गई है तुम्हारी परी। आंसुओं से तर चेहरा गोद में शामिर की मुस्कुराती तस्वीर को थामे परीशे हर रोज़ का कहा अपना जुमला दोहरा रही थी। ये कमरा, इसमें बसी शामिर की खुशबू और इसकी तस्वीरें ही परीशे का सहारा थीं। शामिर को जेल होने के बाद सिर्फ एक बार परीशे शाह विला सबके इसरार पर गई थी, पर वहाँ परीशे को ज़्यादतियाँ, अपना गुस्सा और शाह से की नफ़रत ही याद आई। परीक्षे को याद था वो वक्त जब शामिर ने शाविला परीक्षे के नाम करके पेपर्स इसको थमाए तो परीक्षे ने बड़ी हकारत से कहा था कि ये घर, इसकी एक एक चीज़ इसे अपने साथ की गई ज़्यादती की याद दिलाते हैं। और अब वही लफ्ज़ इसको मुँह चुराते महसूस हो रहे थे। ममा पन्निया, जो ना सिर्फ काफ़ी देर से जागी हुई थी बल्कि परीक्षे को रोता देख खुद भी अंदर ही अंदर सिसक रही थी, एकदम से उठकर भागती परीक्षे के गले लग गई। मेरी गुड़िया उठ गई। परीक्षे ने इसका भीगा चेहरा साफ करते ऐसा अंदाज अपनाया जैसे इसने पटिया का रोना महसूस ही ना किया हो। आई एम सॉरी बाबा जान, मैंने मम्मा को रुला दिया, अब वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी ना। शाहमीर की तस्वीर पर बोसा देते पन्निया ने इतने मासूमियत से कहा कि परीक्षे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। नहीं, आपके बाबा की परी अपनी परी से नाराज़ नहीं हो सकती। परीक्षे ने इसके माथे पर आए बालों को साइड पे करते उसे प्यार किया। सॉरी मम्मा, आपने मुझे मना भी किया था, पर मैंने रात बब्बा और सब गेस्ट को परेशान कर दिया। पन्निया ने सर झुकाए शर्मिंदगी से कहा, आपने ऐसा क्यों किया निया? आप जानती हैं ना आपके बब्बा आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। रात दनियाल की तबीयत ख़राब हो गई थी। दनियाल के सर के दर्द पर सबने तशवीश में मुब्तला हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती कि इसे टेंशन से दूर रखा जाए, पर परनिया और अदन का मामला ऐसा था कि कोई कुछ भी ना छुपा पाता। बच्चे मना करने के बावजूद खुद ही बता देते। मामा, ये सब हारिब की वजह से हुआ है। वो एक नंबर का स्टूपिड है। इसने मुझसे बेट लगाई थी कि अपने पापा को बर्थडे पे बुलवाओ, अगर इतनी ही स्ट्रोंग हो तो। परनिया को हारिब पे गुस्सा आया जिसकी वजह से इसका बर्थडे स्पॉइल हो गया था। और आपने बेट लगा ली? परीक्षा ने मुस्कुराते हुए तस्दीक चाही। मम्मा, वो कहता है गर्ल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अति भी इसकी साइड ले रहा था। मैं बद्दी से बात नहीं करूंगी। हारिब को आए अभी बमुश्किल 2 दिन भी नहीं हुए थे कि इस दौरान ये इसकी कोई तीसरी शिकायत थी जो पन्निया परीक्षा से कर रही थी। क्यों बात नहीं करोगी? हारिब अदी का भी कज़न है, इसकी साइड ले सकता है। और इसने बिल्कुल ठीक कहा, बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं गर्ल्स से। परनिया की ज़िद और नाडर तबीयत बाज़ औक़ात परीक्षा को खौफज़दा कर देती। वो खुद भी तो ऐसी ही थी और इसने क्या पाया अपनी इस आदत से। मम्मा नहीं, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अति मेरा फ्रेंड है, वो किसी और की क्यों साइड ले? परनिया ने मुँह बसूरते हुए कहा, फ्रेंड नहीं कहते, भाई कहते हैं। वो और हारिब आपके भाई हैं। परीक्षा ने अपनी गोद में बिठाते उसे प्यार से समझाया। वो दोनों हूरी बुई और जीनी बुई के बेटे हैं। तुम मेरे कज़न हुए और कज़न भाई तो नहीं होते। परनिया ने कज़न और भाई में वाज़िह फ़र्क बताया जिसे सुनकर परीक्षा जितना हैरान होती कम था। आजकल के बच्चे और माँ-बाप की कोई बात बिना जुरा किए मान जाए मुमकिन ही नहीं। ये आपसे किसने कहा? सब बहन भाई होते हैं। परीक्षा ने अपनी बात पे ज़ोर देते दोहराई। मम्मा, आपको कुछ भी नहीं पता। अपने सर पर हाथ मारते पन्निया ने बड़ी बूढ़ियों की तरह कहा। अच्छा मेरी दादी अम्मा, आपको ही सब पता है, ठीक? परीक्षा ने हार मानते पन्निया को अपनी गोद में उठाया ताकि वो इसे नाश्ते के लिए जल्दी से रेडी कर सके। मम्मा, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे बाबा की परी आप हैं तो फिर मैं किसकी परी हूँ? कमरे में
दाखिल होते महर और दानियाल ने निया का मासूमाना लहजा पर शरीर सा सवाल सुना। आप अपने बब्बा की परी हैं। ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर पनीशे से पोनियाँ बनाती परनिया ने दानियाल की आवाज़ पर मुड़कर इसे देखा। बब्बा। इससे पहले कि परनिया उछलकर उतरती, दानियाल ने जल्दी से उसके पास आते उसे गोद में उठा लिया। गुड मॉर्निंग मेरी जान। परनिया की पेशानी चूमते दानियाल को देखकर महर ने सुकून का सांस लिया। सारी रात महर ने इस इंसान को अपने दो अजीज़ों के लिए बेचैन देखा था, और वो दोनों शाह और अमान के अलावा और कौन हो सकते थे। जारी है।